आज देखिए उन लोगों के लिए बियर जो टल्ली नहीं होना चाहते, एक ऐसी गाड़ी जो हर गाड़ी को मात दे दे, दुनिया के सबसे बिजी हवाई अड्डे के लिए उम्दा एस्केलेटर्स और लाई डिटेक्टर्स के पीछे का सच। हाउ डू दे डू इट? हाउ डू दे डू इट? हमिल रॉबिन की राइटिंग दुनिया की सबसे पुरानी राइटिंग्स में से एक है, जिसमें बियर में पानी की मिलावट के खिलाफ विरोध किया गया है। बियर, हम इसे सदियों से पीते आ रहे हैं। एंशिएंट इजिप्ट में तो इसे एक तरह की करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इसे पिरामिड्स बनाने वाले मजदूरों को सैलरी के तौर पर भी दिया जाता था। लेकिन ये अजीब बात है कि हर कोई अपनी बियर में अल्कोहल पसंद नहीं करता। इसीलिए यहाँ ऐसी बियर बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे आपको नशा नहीं होगा। हाउ डू दे डू इट? हैम्बर्ग में लोग बियर को बहुत सीरियसली लेते हैं। इसीलिए जब कार्लसबर्ग होल्स्टन ब्रूअरी ने ऐसी बियर बनाने का फैसला किया जिसमें अल्कोहल न हो, तो किसी ने भी इसे मजाक में नहीं लिया। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इसका स्वाद असली बियर जैसा होना चाहिए, और क्योंकि ये जर्मनी है, यहाँ कुछ नियम होते हैं। 1516 का जर्मन प्योरिटी लॉ कहता है कि बियर बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ पानी, हॉप्स और बार्ले। बियर के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के साथ साथ गेहूं और बार्ली का इस्तेमाल ब्रेड बनाने में भी किया जाने लगा। मॉन्स्टर ट्रक्स टनों के हिसाब से मॉल्टेड बार्ली पहुंचाते हैं। मॉल्टिंग के प्रोसेस से बार्ली जर्मिनेट हो जाती है, जिससे अनाज के अंदर का स्टार्च चीनी में बदलने लगता है, जो बियर बनाने के काम आता है। इसके बाद इसे 72 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे के लिए पानी में पकाया जाता है। इस पर नजर रखते हैं रुडिगर वेक। अब इसे पानी के साथ यहाँ मिलाया जा रहा है, जिससे अनाज चिकना हो जाता है। इसके बाद इसे पीसा जाता है। हर चक्की 1 घंटे में 8 टन प्रोड्यूस करती है। अब इन्हें इस लिक्विड को, जिसे वर्ट कहा जाता है, बार्ली से अलग करना है। इस प्रोसेस में वर्ट को बार्ली से तब तक छाना जाता है जब तक वो टंकी से पूरी तरह निकल ना जाए। इसमें से बार्ली अब पूरी तरह निकल चुका है, लेकिन अब इसमें बियर का स्वाद भी नहीं है। इसीलिए इसमें खुशबूदार हॉप्स मिलाए जाते हैं और इस मिक्स को एक डबल स्टोरी केटल में 80 मिनट तक उबाला जाता है। इससे हॉप्स फूलों का स्वाद धीरे धीरे पूरे मिक्स में मिल जाता है। अभी तक ये किसी भी और बियर जैसी ही है, लेकिन सीक्रेट छुपा है अगले भाग में, जो है फर्मेंटेशन। यहाँ पर इसमें यीस्ट मिलाई जाती है। यीस्ट में अरबों की संख्या में चीनी खाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी चीनी खाते हैं उसे अल्कोहल में बदल देते हैं, और ये अल्कोहल फ्री बियर के लिए सही नहीं है। इसका हल है एक ऐसा यीस्ट जिसे चीनी पसंद नहीं है। ये यीस्ट स्पेशल है जिसे हम नॉन अल्कोहलिक बियर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। वर्ट में कई तरह की चीनी होती है, लेकिन ये यीस्ट सिर्फ कुछ ही तरह की चीनी को डाइजेस्ट कर सकता है, इसीलिए इससे बहुत कम अल्कोहल निकलता है। असल में आप अल्कोहल फ्री बियर से भी हल्के से नशे में आ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि यूरोप में इसमें 0.5% तक अल्कोहल मिला सकते हैं। होल्स्टन जीरो में ये 0.4% है। इसका मतलब ये हुआ कि एक नॉर्मल बियर जितना नशा होने के लिए आपको 11 होल्स्टन जीरो पीनी पड़ेंगी। यीस्ट को काम करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त लगता है। अपना पूरा स्वाद पाने के लिए इसे अब मैच्योर होना है, इसीलिए इसे लगभग 5 लाख लीटर के बड़े बड़े मेटल टैंक्स में मैच्योर और ठंडा किया जाता है। 3 हफ्ते बाद ज्यादातर यीस्ट टैंक के निचले हिस्से में बैठ जाता है। इस बेकार यीस्ट को हटाने के लिए बियर को एक सेल्यूलोज फिल्टर में भेजा जाता है, जो दिखने में एक सीधे खड़े हुए पियानो के अंदरूनी हिस्से जैसा लगता है। अल्कोहल फ्री बियर नई नहीं है। इसे बैंड के दौरान भी बनाया जाता था, लेकिन अल्कोहल को हटाने के लिए इसे इतना ज्यादा उबाल दिया जाता था कि इसका टेस्ट भी चला जाता था और बियर भी बहुत ही खराब बनती थी। फिल्टरिंग से बियर के स्वाद पे असर नहीं पड़ता, लेकिन इसकी क्लैरिटी बढ़ जाती है। अब ये बॉटलिंग के लिए तैयार है।
यहाँ बहुत सी हरी बोतलें आती हैं। इस बॉटलिंग लाइन से हर घंटे 60,000 रिसाइकल्ड बॉटल्स निकलती हैं, यानी 14 लाख बोतलें हर रोज। जर्मनी में बियर खरीदने पर हर बोतल पर सरचार्ज देना पड़ता है। कंजूस जर्मन्स अपनी बोतलों को रिसाइकल करवाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पुरानी बोतलों पे से लेबल्स हटा दिए जाते हैं और इनमें बची हुई अल्कोहलिक बियर को स्टेरिलाइज कर दिया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, उनमें से कितनी चीजों में अल्कोहल होता है। संतरे के जूस में पाई जाने वाली चीनी नेचुरली अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। कुछ चीजों में इसे फ्लेवर के तौर पर यूज करते हैं, जैसे मस्टर्ड, टेरियाकी सॉस, स्कैम्पी, यहाँ तक कि तकीला भी। तो पहली दिक्कत यह है कि पुरानी बोतलें डैमेज तो नहीं हैं। ये चेक करने का काम एक स्टेट ऑफ द आर्ट बॉटल इंस्पेक्टर करता है, जो इंफ्रारेड रेज की मदद से ये देखता है कि सिर्फ ठीक बोतलें ही फैक्ट्री के इस थीम पार्क में आ सकें। फिर तो जैसे रोलर कोस्टर की सवारी शुरू होती है। एक बहुत बड़े मैरीगो राउंड में बोतलें आती हैं, जिन्हें 330 मिलीलीटर अल्कोहल फ्री बियर से भरा जाता है और मेटल के बने हुए ढक्कन मैग्नेटिक कन्वेयर बेल्ट पर आते हैं, जिनसे बोतलें बंद होती हैं। एक रुकी हुई टॉय ट्रेन की तरह लेबल्स बोतलों पे चिपकाए जाने का इंतजार करते हैं। फिर एक रोबोटिक आर्म 192 बंद बियर की बोतलों को उठा के छोटी छोटी बोलिंग पिन्स की तरह क्रेट्स में रख देता है। ये बियर की बोतलें अब दुनिया भर के अल्कोहल फ्री बियर के चाहने वालों तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। क्या आप कोई एक्शन फिल्म शूट करने वाले हैं? तो आपको जरूरत है एक ऐसी गाड़ी की जो हर जगह चल सके। द टॉम कार। ये गाड़ियां दरअसल मिलिट्री द्वारा पैराशूट्स की मदद से हवाई जहाजों से नीचे फेंकने के लिए बनती हैं। देखने में ये भले ही बीच बगीच जैसी लगे, लेकिन ये बहुत मजबूत होती है। हल्की, किसी भी दिशा में मुड़ सकने वाली और एक कमाल के सस्पेंशन के साथ जो लगभग हर रुकावट के ऊपर भी रफ्तार बढ़ा सकती है। हाउ डू दे डू इट? इजराइल में डिजाइन की गई और ऑस्ट्रेलिया में बनाई गई टॉम कार तेजी से एडवेंचर लवर्स की पसंदीदा गाड़ी बनती जा रही है, लेकिन इसकी शुरुआत मेलबर्न के सबर्ब्स में होती है। सबसे पहले इसे एक बहुत ही मजबूत ढांचे की जरूरत है। इसके लिए इन्हें ट्यूबुलर स्टील के लगभग 200 हिस्सों को एक साथ जोड़ना होता है। ये हल्का और मजबूत होता है, लेकिन इसकी एक दिक्कत है कि ये बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता। इसीलिए ये उन हिस्सों को और मजबूत बनाते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा मार लगती है। ये परतें आर्मर्ड स्टील की बनी होती हैं और ये 4 मिलीमीटर मोटी होती हैं। क्वेंचिंग से स्टील को मजबूत और संतुलित बनाया जाता है। इसमें स्टील को लाल होने तक गर्म किया जाता है और फिर उसे ठंडे पानी में डुबाया जाता है। बहुत पहले माना जाता था कि क्वेंचिंग सबसे अच्छी तरह काम करती है अगर उसमें डोंकी यूरिन या ड्रैगन का खून मिलाया जाए। डोंकी यूरिन आसानी से मिल जाता है। ये बग्गी इतनी मजबूत है कि ये एक टीले से सीधी टक्कर को भी सह सकती है, पर बेचारा इसका ड्राइवर इतना मजबूत नहीं होता। लेकिन अगर आप एक टॉम कार चला रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी रुकावट की तरफ सीधा निशाना लगाइए, फिर आप बस उसके ऊपर से गाड़ी चला दीजिए। आपको किसी पत्थर से टक्कर लगने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे के हिस्से में एक चपटी स्किड प्लेट लगी हुई है जो पत्थर या पानी के ऊपर से आसानी से निकल जाती है। तो एक बड़ा सा पत्थर जो किसी आम गाड़ी के ट्रांसमिशन को पूरी तरह से तोड़ सकता है, आपकी गाड़ी के नीचे से बड़े आराम से निकल जाएगा। स्किड प्लेट एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमीनियम की 3 परतों से बनी होती है। ये वही चीज है जो नासा अपने स्पेसक्राफ्ट में इस्तेमाल करता है। ये सिर्फ हल्का ही नहीं होता, बल्कि इसके गुण इसको सतहों के ऊपर से फिसलने में मदद करते हैं, न कि स्टील की तरह रगड़ने में। दिक्कत की बात यह है कि स्किड प्लेट नीचे लगी हुई है, ऊपर नहीं। इसीलिए मैकेनिक मार्क शील्ड्स एक रोटिसरी का इस्तेमाल करते हैं जिससे ढांचे को गोल घुमाया जा सके, सीख कबाब की तरह। ये चेसी को 360 डिग्रीज घूमने में मदद करता है। ये बिल्कुल मीट ग्रिल करने जैसा है, बस यहाँ पार्टी नहीं हो रही होती, काम होता है। ओके?
ये है 186 बोल्ट्स, 186 पॉप रिवेट्स और हमारा काम हो गया। संतुलन बनाए रखने के लिए गाड़ी को लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जरूरत होती है, लेकिन पथरीले रास्तों पर चलने के लिए इसे एक अच्छे क्लियरेंस की भी जरूरत है। और ये काम एक कमाल के सस्पेंशन सिस्टम का होता है। ये सामने वाले हिस्से को झूलने और घूमने में मदद करता है और आप इसे 90 डिग्रीज तक घुमा सकते हैं। ये सेटअप इसे पोर्श 911 के जैसा लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देता है और एक हमवी जैसा हाई ग्राउंड क्लियरेंस भी। ये आम गाड़ियों से बिल्कुल उल्टा है। जितनी आप गति बढ़ाते हैं उतना ही इसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाता है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते में पहुंचने पर इसे धीमा करने के बजाय आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। बाकी ऑफ रोडर्स से अलग इस गाड़ी में रियर व्हील ड्राइव है और इसका इंजन पीछे के हिस्से में लगा हुआ है। इससे गाड़ी के अगले हिस्से में भार हल्का हो जाता है और इसका स्टीयरिंग ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है। इन डीप ट्रेड टायर्स के साथ मिलकर इसके पिछले हिस्से की शक्ति इसे ऊबड़ खाबड़ सतहों पर बहुत अच्छी पकड़ देती है। और इन टायर्स की मदद से ये अब तैयार है टेस्ट ड्राइवर टिम ग्रिगोरिक के लिए। ये गाड़ी अभी बनकर आई है, इसलिए हम इसे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या करती है। एक बार टिम अपना मन बहला लें, उसके बाद ये टॉम कार तैयार है दुनिया के किसी भी कोने में खराब से खराब रास्तों पर चलने के लिए। यूनाइटेड किंगडम में एक आम इंसान हर साल लगभग 11,000 किलोमीटर की यात्रा कर लेता है। ये सफर और मुश्किल होता अगर हमारे पास 100 साल पुराना एक आविष्कार ना होता, जो एक थीम पार्क राइड की वजह से शुरू हुआ था, द एस्केलेटर। एस्केलेटर एक ऐसा अद्भुत आविष्कार है जिसका एहसास हमें तब होता है जब वो चल नहीं रहा होता। लंदन के एस्केलेटर्स हर घंटे हजारों लोगों को शहर की दुकानों, एयरपोर्ट्स और अंडरग्राउंड स्टेशंस में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। हाउ डू दे डू इट? यॉर्कशायर, इंग्लैंड में इस आकर्षक इमारत में है कोन, मॉन्स्टर एस्केलेटर्स के निर्माता। ये एस्केलेटर लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए बनाया गया है, जहां यह हर साल 7 करोड़ लोगों के इस्तेमाल में आएगा, जिनमें से ज्यादातर लोगों को अपने पैरों के नीचे की अद्भुत इंजीनियरिंग का अंदाजा भी नहीं होगा। आधुनिक एस्केलेटर पहली बार 1899 में न्यूयॉर्क में दिखा था। ये नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन का स्काला जिसका मतलब होता है सीढ़ियां और एलिवेटर जिसे हम इंग्लिश में लिफ्ट कहते हैं। उनके एस्केलेटर्स एक इंजीनियर्स की टीम अपने हाथों से बनाती है, वन स्टेप एट अ टाइम। ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी से बनाए जाते हैं, मतलब एक 20 मीटर की सीढ़ी में सिर्फ 20 मिलीमीटर गलती की ही गुंजाइश होती है। ये अब एक जैसे हैं। अपनी 20 साल की उम्र में कोई भी एस्केलेटर 4 लाख किलोमीटर का सफर तय करता है। 4 लाख किलोमीटर का मतलब है अब चांद तक तो जा सकते हैं, लेकिन वापस नहीं आ सकते। सबसे बड़ी चुनौती है कि सीढ़ियां एक सीधी लाइन में चलनी चाहिए, और इसके लिए ये एकदम अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, द प्लम्ब लाइन। हजारों सालों से इंजीनियर्स इस टेक्निक पे भरोसा करते हैं। वो इसे पिरामिड्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे और 5000 साल बाद भी उन्होंने इसी टेक्निक की मदद ली, और आज जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग सीधी खड़ी है वो इसी का नतीजा है। ये एस्केलेटर लाखों लोगों को लेकर चलता है, लेकिन जब ये खाली होता है तब भी ये शानदार है, क्योंकि जब ये यात्रियों को लेकर नहीं चल रहा होता तब ये न के बराबर एनर्जी इस्तेमाल करता है। ये बैलेंस की बात है। एक बार जब एस्केलेटर चालू हो जाता है तो जो एनर्जी एक सीढ़ी को ऊपर उठाने में लगती है वो उस एनर्जी से बैलेंस हो जाती है जो सीढ़ी को दूसरी तरफ गिराने में खर्च होती है। तो एस्केलेटर में सिर्फ उतनी ही एनर्जी की जरूरत होती है जो फ्रिक्शन से खर्च हुई एनर्जी की भरपाई कर सके। इस एस्केलेटर की पावर इसके एक सिरे पर लगी हुई मोटर से आती है, जो चेन बेल्ट को चलाती है और उसके साथ ही सीढ़ी और हैंड रेल को भी। एस्केलेटर के ऊपर और नीचे के हिस्सों में सीढ़ियां एक दूसरे के ऊपर गिरती हैं, जिससे फ्लैट प्लेटफॉर्म बन जाता है। एक एस्केलेटर बनाने में 6 हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन इसके गिरने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है।
सावधानी से असेंबल की गई इस मशीन को पूरा एक साथ ही पहुंचाना होता है। इसीलिए ये 15 टन की इंजीनियरिंग एक लॉरी में चढ़ाई जाती है और हीथ्रो एयरपोर्ट तक 340 किलोमीटर का सफर तय करती है। एस्केलेटर को लगाना एक कला है। पहले एस्केलेटर के ऊपरी हिस्से को अगली मंजिल पे पहुंचाया जाता है। इसके निचले हिस्से में रोलर स्केट्स लगे होते हैं। जब लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऊपर हो रहा होता है तो माहौल बहुत टेंशन वाला होता है। आखिरकार ये अपनी जगह पर आ गया और ये एकदम बढ़िया फिट हुआ है। हीथ्रो एयरपोर्ट पर अब 250 से ज्यादा एस्केलेटर्स हैं। इसी तरह के कमाल के आविष्कारों की वजह से रोज 2 लाख लोग आसानी से इस एयरपोर्ट तक आ जा सकते हैं, फिर चाहे वो कोई लंबा चेक इन क्यू हो या कोई लंबा पासपोर्ट कंट्रोल क्यू। अब इसको कहते हैं प्रोग्रेस। क्या आपने कभी बीमारी का बहाना किया है, पैसों से छेड़छाड़ की है, पोस्टेड पैड चुराए हैं? अब वक्त है उसे मानने का, क्योंकि इस बॉक्स को कहते हैं लाई डिटेक्टर। ये चीजें अब हर जगह हैं। कोर्ट रूम्स, पुलिस डिपार्टमेंट्स, फेडरल एजेंसीज। हर साल लगभग 70,000 अमरीकी लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट्स लेते हैं। पॉलीग्राफ जासूसों और बुरे आदमियों के लिए श्राप है। हाउ डू दे डू इट? झूठ बोलना उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता है, और लाई डिटेक्टर्स भी ज्यादा नए नहीं हैं। 2000 साल पहले भारत में अगर किसी पे झूठ बोलने का शक होता था तो उसे एक चावल का दाना चबाकर थूकने को कहा जाता था। अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो उसका मुंह सूखा होगा और वो थूक नहीं पाएगा। पॉलीग्राफ मशीन थोड़ी सी सभ्य है। इसका आविष्कार 1921 में एक कैलिफोर्नियन पुलिस ऑफिसर जॉन लार्सन ने किया था। एक्सेटॉन सिस्टम्स ह्यूस्टन टेक्सास में इंजीनियर ब्रूस वाइस लाई डिटेक्शन को डिजिटल युग में ले आए हैं। 25 साल पहले उन्होंने एक पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड पॉलीग्राफ का आविष्कार किया था। मेरा बैकग्राउंड प्योर फिजिक्स में है और मुझे लगा कि पॉलीग्राफ और फिजिक्स में बहुत समानताएं हैं। फिजिक्स से हम नेचर में सच की खोज करते हैं और पॉलीग्राफ से खोज करते हैं सच की। नए लाई डिटेक्टर्स आपके दिमाग को पढ़ने का काम करते हैं और उनका मुख्य हिस्सा मदरबोर्ड होता है। आधुनिक पॉलीग्राफ्स इतनी ज्यादा जानकारी देते हैं कि उन्हें समझने के लिए कंप्यूटर एल्गोरिदम्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ मदरबोर्ड का काम होता है। अब आपकी किस्मत इस कंप्यूटर के हाथों में है। पॉलीग्राफ लोगों की अलग अलग शारीरिक क्रियाओं पर नजर रखता है। सांस लेने की गति, पसीने का स्तर और दिल की धड़कन। सबसे पहले ब्रूस 2 एक्सपैंडेबल ट्यूब्स को अपने सब्जेक्ट के पेट पर कस के बांध देते हैं। इससे इस बात का पता चलता है कि सीना कितनी बार फैलता है और सिकुड़ता है। इसके बाद वो वेलक्रो की मदद से 2 उंगलियों पे स्टेनलेस स्टील प्लेट्स लगाते हैं। इससे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बन जाता है। आप जितना झूठ बोलेंगे उतना ही आपको पसीना आएगा और उतने ही सोडियम आयन्स आपके पोर्स में से निकलेंगे। इसकी वजह से सर्किट में ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। हमारी उंगलियां हमारे शरीर के सबसे ज्यादा पोर्स वाले अंगों में से एक हैं। पसीने का पता लगाने के लिए सबसे सही हिस्सा। इसे गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स कहा जाता है। इसका सबसे पहले तब पता चला था जब एरिया 51 में कुछ मरे हुए एलियंस में चमकने वाले स्केल्स मिले थे। मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद ये एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर लगाते हैं, जैसा कि सर्जरी में इस्तेमाल होता है। सारे पॉलीग्राफ सब्जेक्ट्स में 3 तरह के अटैचमेंट्स लगाए जाते हैं। ये दिल के लिए है, ये GSR है और ये सांस के लिए है। इस प्रोसेस की शुरुआत कुछ आसान सवालों के साथ की जाती है, जिससे दिल की धड़कन, सांस की गति और पसीने का स्तर तय हो जाता है। क्या आपने लाल जैकेट पहन रखी है? नहीं। और फिर कंट्रोल क्वेश्चंस आते हैं। क्या आपने कागज के टुकड़े पे नंबर 4 लिखा है? नहीं। चलिए मान लिया कि ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन इससे ब्रूस को ये पता चलता है कि जब सब्जेक्ट झूठ बोलता है तो क्या होता है।
तो मान लीजिए आप में बहुत सारे तार लगे हैं और आपकी बीवी आपसे सवाल करने लगे, क्या इस ड्रेस में मैं मोटी लगती हूँ? क्या आप मेरी माँ को पसंद करते हैं? क्या आप कुत्ते को मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं? आपको पसीना आने लगेगा, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी और आपकी सांस उखड़ने लगेगी। आपको पता है आपको झूठ बोलना है, लेकिन आप उसे छुपा नहीं सकते। और ब्रूस जैसे विशेषज्ञ के लिए किसी का झूठ पकड़ना उनके बाएं हाथ का खेल है। तो क्या इस मशीन को बेवकूफ बनाया जा सकता है? 1980s का एक बहुत ही मशहूर केस है गैरी रिजवे यानी द ग्रीन रिवर किलर का। उसने पॉलीग्राफ टेस्ट तब पास किया जब वो ऑलरेडी 70 लोगों का कत्ल कर चुका था। अगर आप कभी पॉलीग्राफ से बंधे हों तो उसे धोखा देने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। जब आपको लगे कि एक नॉर्मल सा सवाल आने वाला है तो आप एक्साइट करने वाले या डराने वाले ख्याल मन में लाएं या दांतों से अपनी जबान काट लें। दर्द होने पर भी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसे झूठ बोलने पर करती है। लेकिन होशियार रहिएगा, ब्रूस लगातार लाई डिटेक्टर को और डरावना बनाने में लगे हुए हैं। एक लाई डिटेक्टर तो उन्होंने अपने सब्जेक्ट के नीचे रखा। ये एक ऐसा पैड है जो मसल के हल्के से कंट्रैप्शन को भी भांप लेता है, पैर की उंगलियों के मुड़ने को भी। कुछ लोगों को लगता है कि वो पॉलीग्राफ को अलग अलग तरीकों से बेवकूफ बना सकते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका है अपने पेट के नीचे वाले हिस्से की मसल्स को इस तरह से कस लेना जिससे मोशन पैड को पता न चले। वो अब इस तरह के टेस्ट भी बना रहे हैं जिससे सब्जेक्ट के चेहरे के तापमान में बदलाव का भी पता चल सके, जिससे पता लग सके कि वो झूठ बोल रहा है या नहीं। और इस बार वो सिर्फ आपकी तरफ एक कैमरा लाते हैं, मशीन को लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो नेताओं, होशियार हो जाओ, सच आपके चेहरे पर लिखा है।